हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए आज की बात करते हैं, जहां शुरुआत करेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई। अभी भी उनका मुकाबला चल रहा है और उम्मीदें टिकी हैं कि वो जीत के साथ सेमीफाइनल का ये मुकाबला जहां एंटर करेंगे। इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान हैं उनके साथ और ये मुकाबला चल रहा है। बताते चलें कि अलग वर्ग में बैडमिंटन में 6 सेमीफाइनल मुकाबला होगा, जिससे देश को कई मेडल की उम्मीद है। 2 मैच जीतने के बाद तीसरा मैच तो सुहास हार गए थे, लेकिन लगातार 2 मुकाबला जीतने के चलते उन्हें सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई। भारत ने अब तक 2 गोल्ड के साथ कुल 13 मेडल जीत लिए हैं। अभी भी कई और मेडल झोली में गिरने की उम्मीद बरकरार है, जिसमें सेमीफाइनल में सुहास एलवाई का मुकाबला चल रहा है। तो देखिए, पैरा ओलंपिक पर निगाहें टिकी हैं। कल की सुबह बेहद शानदार थी, खुशखबरियों से भरी हुई थी और देखिए आज भी उसी उम्मीद के साथ चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का और जानते हैं कि अविनाश, कल 1 बजे वाला मैच शायद सुहास हार गए थे या फिर नहीं, ये बताइए, इसकी अपडेट दीजिए और आज क्या क्या चल रहा है ये भी बताइए दर्शकों को। जी देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो कल जो 1:10 पर सुहास एलवाई का मैच था, फ्रांस के खिलाड़ी थे लूकस मजूर, उनके साथ ये मैच था। उनके विरुद्ध सुहास एलवाई को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो अभी सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया के खिलाड़ी है, उनका सामना वो कर रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो सीधा से फाइनल में पहुंचेंगे और 1 मेडल पक्का हो जाएगा। यही नहीं, अगर बात करें तो भारत के 2 खिलाड़ी इस वक्त सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं। सुहास एलवाई जहाँ इंडोनेशिया खिलाड़ी का सामना कर रहे हैं, वही तरुण ढिल्लन जो कि भारत के खिलाड़ी है, वो भी एक अन्य सेमीफाइनल मैच में लूकस मजूर का सामना कर रहे हैं। इन दोनों मैच में जो खिलाड़ी जीतेंगे वो फाइनल में प्रवेश करेंगे। तो हमारी ऐसी उम्मीद है और हमारी ऐसी जो है मनोकामना भी है कि दोनों खिलाड़ी भारत की जीते और फाइनल में जो सामना हो वो भारत वर्सेस भारत का ही हो, यानी कि तरुण ढिल्लन बनाम सुहास एलवाई हो। ऐसे तमाम सारे भारतीयों की कामना है। हालांकि सुबह की जो शुरुआत रही है भारत के लिए वो काफी बेहतर रही है, क्योंकि प्रमोद भगत ने फाइनल में एंटर कर लिया है। 1 और मेडल भारत के लिए पक्का कर दिया है। 13 मेडल अब तक भारत ने जीते हैं पैरालंपिक गेम्स में और 14वां मेडल भी अब पक्का हो गया, क्योंकि प्रमोद भगत फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। तो उनको सिल्वर मिलना तय हो चुका है। अगर वो फाइनल मैच जीतते हैं तो गोल्ड में उसे तब्दील कर सकते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो 1968 से पैरालंपिक खेल में भारत जो है लगातार वहां पे प्रवेश करता रहा है, लेकिन अब तक केवल 12 मेडल जीते थे। यानी कि 2021 में जो पैरालंपिक गेम्स चल रहा है, इसके पहले 12 मेडल जीते थे, लेकिन अभी इसी पैरालंपिक में 13 मेडल जीत चुका है भारत। तो ये एक जो प्रतिभा है, तैयारी है और जो तमाम सारे खिलाड़ियों का डेडिकेशन है उसको दर्शाता है। आज कई सारे भारतीय खिलाड़ियों का सेमीफाइनल मैच चल रहा है, जिसमें अगर बात करें तो शूटिंग के लिए भी सिंहराज ने जो है फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो उनसे भी उम्मीद है कि अच्छा, यूपी के लिहाज से भी बताइए कि इस जीत में कितना कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का है या उत्तराखंड का है? देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी अब तक मेडल जीत चुके हैं, जिनमें अगर बात करें तो नोएडा के रहने वाले प्रवीण कुमार ने कल हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता था। तो इस तरीके से जो तमाम सारे देश के खिलाड़ी हैं उनका योगदान चल रहा है, उत्तर प्रदेश का भी इसमें योगदान है। और अब तक 13 मेडल भारतीयों के नाम हो चुका है। और आज अगर बात करें तो प्रमोद भगत जिस तरीके से फाइनल में एंटर किए, तो 14 मेडल अगर हम कहें तो भारत के नाम अब तक हो चुके हैं। अगर सुहास एलवाई जीतते हैं तो जाहिर तौर से बात है कि 15वां मेडल भी भारत के नाम होगा। तरुण ढिल्लन भी अगर मैच में जीतते हैं तो 16वां मेडल भारत के नाम होगा। और अभी अगर बात करें तो सिंहराज ने जिस तरीके से शूटिंग के फाइनल में जगह बनाई है, तो उससे भी उम्मीद है कि वो भी कोई ना कोई पोजीशन अर्जित करके भारत के लिए मेडल जरूर पक्का करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम सारे पैरालंपिक खिलाड़ी खेल रहे हैं, उससे जाहिर तौर से बात है कि भारत में जो तमाम सारे लोग जिनको खासतौर से दिव्यांग कहा जाता है, जो लोग निराश हो जाते हैं अपने शारीरिक कमजोरता से, अक्षमता से, वो इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देख के कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होंगे और आगे निकल कर आएंगे, किसी न किसी खेल से जुड़ेंगे और वो भी आगे चल के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। ऐसी तमाम सारी लोगों की इच्छा है, हमारी भी मनोकामना है। लेकिन जो अभी मैच चल रहा है सेमीफाइनल का, भारत के 2 खिलाड़ी अलग अलग खिलाड़ियों का सामना कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है और हमारी यही दुआ है। अच्छा अविनाश, कितने चांसेस हैं कि बैडमिंटन में इंडिया वर्सेस इंडिया हो जाए? क्या कुछ इसके लिए इक्वेशन होंगे, कितने मैचेस जीतने होंगे, ये जरा बताइए। देखिए, अगर सुहास एलवाई जो अभी वो मैच खेल रहे हैं इंडोनेशिया के खिलाफ, अगर उसको वो जीत लेते हैं तो सीधा फाइनल में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा एक अन्य सेमीफाइनल मैच भी चल रहा है, जिसमें तरुण ढिल्लन लूकस मजूर का सामना कर रहा है, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी है। अगर तरुण ढिल्लन भी अपना मैच जीत लेते हैं तो फाइनल में
फिर सुहास एलवाई बनाम तरुण ढिल्लन होगा, यानी कि इंडिया वर्सेस इंडिया ही होगा। तो यही तमाम सारे लोगों की दुआ है, भारतीयों की दुआ है कि तरुण ढिल्लन भी अपना मैच जीते और सुहास एलवाई भी अपना मैच जीते, जिससे कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ियों का ही सामना हो। ऐसा कभी हुआ नहीं होगा ना अविनाश, मतलब भारतीय खेल इतिहास में कि इतने बड़े मंच पर दोनों पोस्ट के लिए दो खिलाड़ी भारत के ही हो, ऐसा कभी हुआ है? अगर ये दोनों खिलाड़ी जीतते हैं तो ये अपने आप में इतिहास होगा कि किसी भी फाइनल में, खासतौर से पैरालंपिक या ओलंपिक की स्पर्धा में पहली बार दो भारतीय खिलाड़ी आपस में टकराएंगे। ऐसा अब तक कभी भी नहीं हुआ है ओलंपिक के इतिहास में। लेकिन अगर ये दोनों खिलाड़ी अभी जो वर्तमान में इन दोनों के मैच चल रहे हैं सेमीफाइनल में, अगर जीतते हैं तो इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों का आपस में आमना सामना होगा। तो हमारी दुआ यही है कि दोनों भारतीय खिलाड़ी आपस में फाइनल में टकराए और 2 मेडल भारत के लिए जीत के जो आपने जानकारी दी है, इससे तमाम दर्शकों की भी दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं कि कैसे एबीपी गंगा पर एक और ब्रेकिंग आए और ये बड़ी खबर जिसकी डिटेल आप दे रहे हैं हम दर्शकों तक पहुंचाएं। खैर, दुआएं चल रही हैं और उधर मैच भी चल रहा है, देखते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ते। बहरहाल अविनाश, आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। हम आगे बढ़े, बात कर ले बाढ़ बारिश की। तो 2 और जिले हैं जहां पर सीएम योगी को पहुंचना है, आज उनका दौरा है। महाराजगंज सिद्धार्थनगर का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम। यहाँ पर वो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें राहत सामग्री बांटेंगे। इसके साथ साथ अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा भी करेंगे, ये बेहद अहम है। कल भी सीएम ने 2 बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया था और आज भी यही कार्यक्रम है। यहाँ अहम यह है कि मौसम विभाग की जिस तरीके से चेतावनी मिली है कि आज भी बारिश रहेगी, अलर्ट है। ऐसे में और पानी बढ़ने के साथ साथ कटान वाले क्षेत्र कौन से हैं, उन्हें विस्थापित कैसे करना है, वो कहाँ रहेंगे, उनकी व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, तो ये बड़ी चुनौती है। और देखा जाए पूर्वांचल आबादी के लिहाज से बेहद घना है। ऐसे में अगर बाढ़ की परेशानी आती है तो किस तरीके से लोगों को बचाना है, उन्हें सुरक्षित रखना है और बाढ़ के उतरते पानी के बाद बीमारी का खतरा ना हो, इसकी प्रिकॉशन पहले से लेनी। तो ये तमाम चीजें सीएम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। 2 जगहों की तस्वीर हमारे पास है। पहली तस्वीर है बहराइच की। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। तो दूसरी तस्वीर गोंडा के बाढ़ग्रस्त इलाकों की है। पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, पीड़ित से मुलाकात की, राहत बचाव की चीजें बांटी और यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, हर संभव मदद दी जाए, इसका हम ध्यान रखेंगे। बीमारियों से निपटने के लिए दवाओं के छिड़काव की भी बात कही है सीएम ने। इस आपदा के समय में हर एक व्यक्ति को राहत प्रदान करने के शासन की मंशा के अनुरूप अपना योगदान देकर के इस आपदा से प्रत्येक नागरिक को बचाव करने का प्रयास करेंगे। बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने पहले ही जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई थी, बहराइच की वे सभी 5 परियोजनाएं लगभग पूर्णता की ओर हैं। उससे मैं भी उन सभी कार्यों का अवलोकन करते हुए आ रहा हूं और मैं इस बारे में कह सकता हूं कि जिन कार्यों के कारण जिन परिस्थितियों में यहाँ पर बाढ़ आती थी, समय से किए गए उपाय के कारण बाढ़ की विभीषिका से एक बड़ी आबादी को बचाने में उससे मदद मिली है। चलिए बाढ़ बारिश को लेकर थोड़ी और डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, 3 लेवल पे देखा जा सकता है। पहला कि नेपाल से कितना और कहां-कहां पानी छोड़ा गया है जिसका असर पूर्वांचल या कहां पड़ रहा है। दूसरा, मौसम विभाग की चेतावनी से जुड़ी कौन-कौन सी चीजें हैं और अभी जो हालात हैं वो कैसे हैं? जी स्नेहलता, देखिए पूर्वांचल की स्थितियां बहुत खराब हैं और बाढ़ का पानी कई गांवों में भर चुका है। 60 से ज़्यादा राजस्व गांव ऐसे हैं बलरामपुर, गोंडा और बहराइच के, जहां पर बुरी तरह से तबाही मची है। राप्ती नदी और उसकी सहायक नदियां बुरी तरह से उनका पानी गांवों में घुस चुका है। कई गांव खाली करा लिए गए, राहत शिविर लगे हुए। मुख्यमंत्री ने इसी वजह से खुद 3 दिन का एक भ्रमण कार्यक्रम रखा है, निरीक्षण कार्यक्रम रखा है। आज भी वो निरीक्षण करेंगे, तमाम हेलीकॉप्टर से सर्वे करेंगे और जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ टीमें भी लगाई हैं। नोडल अफसर सभी जनपदों में
नोडल अफसर उन्होंने कल रात को ही भेज दिए थे और 5 सितंबर से 12 सितंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। मौसम विभाग का जो येलो अलर्ट है वो आज तक का है, यानी शनिवार तक का था। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी और पानी उतरना शुरू होगा। जब पानी उतरेगा तो संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो पानी की वजह से, गंदगी की वजह से फैलेंगी। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 5 तारीख से 12 तारीख तक नगर निकाय विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ग्राम पंचायती जो पंचायती राज विभाग है, महिला और बाल सुरक्षा विभाग है, इन सब विभाग के अधिकारी तमाम गांवों में जाएंगे। जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं वहां जाएंगे और वहां निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे, तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाएंगे। चाहे सफाई अभियान हो, वहां सफाई वृहद अभियान चलाया जाएगा। छोटे छोटे मेडिकल कैंप लगेंगे, डॉक्टर भी होंगे, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक होंगे, वो मेडिकल कैंप लगाकर बच्चों को, महिलाओं को और जो पुरुष हैं उनकी बीमारियों के लिए उपचार सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा जो बाढ़ से, आपदा से जो मकान बह गए हैं उसके लिए मुख्यमंत्री ने कल ही घोषणा कर दी थी कि हर व्यक्ति को सीएम आवास दिया जाएगा जिनके मकान बह गए हैं, जिनके परिवार में आपदा से किसी का जनहानि हुई है, धन हानि हुई है, उनको भी हर तरह की मदद दी जा रही है। जनहानि के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपए का उन्होंने आर्थिक सहायता देने को कहा और जो किसान परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो जिसका मकान ढह गया है या आंशिक रूप से जिसका मकान टूट फूट गया उसको 95,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित की हैं और खुद सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, मौके पर जाकर देख रहे हैं। कल भी उन्होंने बाढ़ राहत कैंप का एक निरीक्षण किया है। यहाँ नोडल अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, निगरानी का जिम्मा रहेगा कि ये तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित हो। विवेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के शहर शहर में डेंगू का कहर बढ़ रहा है। मथुरा हो, आगरा हो, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर के बाद लखनऊ, कानपुर में भी डेंगू का आतंक बढ़ रहा है। इस बुखार से फिरोजाबाद में अब तक 50, तो मथुरा में 12 और कानपुर में वायरल फीवर है जिससे 7 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत की फिर पुष्टि हुई है। इस बुखार से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हैं। 2 दिन में सभी सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग भर्ती हो रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट मिल रही है। हालात को देखकर सीएम लगातार एक्शन में हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मॉनसून के बाद वायरल बीमारियों की रोकथाम और साफ सफाई पर कार्रवाई करने के बाद इन अधिकारियों को सीएम को एक रिपोर्ट सौंपनी है, ऐसे निर्देश हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं। कानपुर से सहयोगी रतीश त्रिवेदी हैं, फिरोजाबाद से कृष्णा पोरवाल है। फिरोजाबाद का रुख करेंगे, कृष्णा से जानेंगे। कृष्णा, आप बताइए क्या जानकारी मिल रही है, क्या ये पता लग पाया है कि ये डेंगू और बच्चों में इस तरीके से फैलने की वजह क्या है? स्वास्थ्य महकमे से जो टीम आई है वो क्या कह रही है? कल आईसीएमआर की स्नेहलता टीम आई थी, उसके नेतृत्व में टीम आई थी स्वास्थ्य मंत्रालय से। 5 सदस्यीय टीम थी। इन्होंने घर घर जाकर सैंपलिंग की और सैंपलिंग के अलावा उन्होंने एक काम और किया, जो कूलर होते हैं, जो नादों में पानी भरा होता है, जो जानवर इसे पीते हैं, कूलर होते हैं, कूलर के अंदर जो पानी भरा होता है उसको उन्होंने खाली करवाया और यहाँ के जिला अधिकारी ने आदेश किया है कि 1 महीने तक कोई भी अपने कूलर में पानी नहीं भरेगा। स्थिति यहाँ की बहुत ही भयावह है। मैं सोसई हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, लगातार अभी बच्चे आ रहे हैं बीमार। अभी 108 एम्बुलेंस आई, उसमें भी तमाम बच्चे आए थे। स्थिति है कि 400 से ज्यादा बच्चे यहाँ भर्ती हैं। इसलिए एक नई बिल्डिंग बन रही थी, यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल बनना था, उसमें 100 बेड डलवाकर तैयारी की जा रही है, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि 100 सैया हॉस्पिटल में एक बेड पर 2-2 बच्चे लेटे हुए हैं। इसलिए बराबर वाली बिल्डिंग में 100 बेड तैयार करा दी गए। तो डेंगू के इलाज के लिए प्लाज्मा और प्लेटलेट ट्रांसफर, इस तमाम तरीके की जांचें होती हैं और टेक्नोलॉजी होती है। सिर्फ बेड से काम चलेगा क्या? ये व्यवस्थाएं माकूल है वहां पर? नहीं, यहाँ की प्रिंसिपल संगीता नेजा का कहना है कि प्लेटलेट्स जिन बच्चों की कम हो रही है उन्हें प्लेटलेट चढ़ाने का काम किया जा रहा है। लगातार जांच हो रही है और जांच जितनी भी हो रही है ज़्यादातर सब में डेंगू की ही पुष्टि हो रही है। इसलिए डेंगू की पुष्टि हो रही है। डेंगू एक नए रूप का डेंगू है जिसका जिला अधिकारी ने भी खुलासा किया था। WHO ने उनको बताया था कि ये हेमोरेजिक नाम का एक डेंगू है जो बहुत खतरनाक होता है, जो कि प्लेटलेट्स में तुरंत गिरती हैं, बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, मुंह से ब्लड आने लगता है, कान से ब्लड आने लगता है, नाक से ब्लड आने लगता है। इसलिए बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है और मौत होने की आशंका रहती है। इलाज पर कितना ध्यान दिया जाता है, क्योंकि 400 बहुत बड़ी संख्या है। दूसरी तरफ से जो बचाव का काम है वो किस तरीके से हो रहा है? बड़ी अपडेट है, ये हमें सहयोगी कृष्णा दे रहे थे। कानपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश हमारे सहयोगी हैं। रतीश, वहां भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ये है कि बचाव और इलाज क्या पैरेलल चल रहा है, ठीक से चल रहा है?
देखिए, बारिश, बाढ़ और बीमारियों का सीज़न चल रहा है, संक्रामक रोगों का सीज़न चल रहा है। बुखार, उल्टी, दस्त, निमोनिया, डेंगू के लक्षण लेकर के लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। और अगर निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों को देखा जाए तो दोनों अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए हैं। हैलट की ओपीडी में अगर बात की जाए तो 2500 4000 लोग पहुँच रहे हैं। और ओपीडी हो, इमरजेंसी हो, मेडिसिन विभाग हो, सभी जगह बेड्स कम पड़ गए हैं। बाल रोग विभाग को हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं कि जो हैलट का बाल रोग विभाग है वहाँ पर 120 बेड है और 190 तक बच्चे, यानी हर बेड पे 2-2 बच्चे लिटाए गए हैं, इलाज किया जा रहा है। तो मरीजों से फुल हो चुके हैं अस्पताल, पूरी तरीके से अस्पताल भरे हुए हैं। और अगर बचाव की बात की जाए तो बचाव के लिए अब अफसरों ने अस्पतालों का रुख ज़रूर किया है, लेकिन बचाव उस तरीके का नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो बचाव किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए। अगर डेंगू की बात की जाए तो 4 लोग डेंगू के, जो 4 मरीज़ हैं वो निकल करके आए हैं। पटकापुर, ग्वालटोली और अन्य इलाके हैं वहाँ पर निकल के आए हैं। बच्चा एक कन्नौज से लाया गया था बाल रोग विभाग में, उसमें भी डेंगू की पुष्टि हुई है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनमें डेंगू की पुष्टि नहीं हो पा रही है। लक्षण मिल रहे हैं, डॉक्टर भी चकरा रहे हैं, डॉक्टर भी सोच रहे हैं कि लक्षण डेंगू के हैं, लक्षण मलेरिया के हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उसमें नहीं मिल रहा है। और बच्चे की हालत या बिल्कुल, और देखिए ना रतीश की एबीपी गंगा ने भी बाढ़ की विभीषिका दिखाई थी और ये आशंका भी जताई थी कि जब ये बाढ़ का पानी उतरता है तो कई बीमारियों को लेकर आता है। अब देखते हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी या साफ सफाई पर तेजी से काम किया जाएगा, निगाहें टिकी रहेंगी। बहरहाल आपका शुक्रिया बलरामपुर का, जहां सीएम योगी पहुंच चुके हैं और तस्वीरें मिल रही हैं। देखिए, तो बलरामपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने का ये क्रम है। सीएम का काफिला मौजूद है और यहाँ पर देवी का मंदिर बताया जा रहा है जहाँ पर सीएम पूजा अर्चना करेंगे। तो सुबह का वक्त है और अब सीएम अपने दौरे की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए, ये तस्वीरें दिख रही हैं, माता रानी का ये मंदिर है जिसमें पुष्प अर्पित करते, पूजा करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो आज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा है, लेकिन उससे पहले विधि विधान से पूजा पाठ का जो क्रम है, जो ये माना जाता है कि दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है मुख्यमंत्री का, वो इस दौरे से पहले भी नजर आया, जहां इस मंदिर पर विधि विधान के साथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, बलरामपुर से ये तस्वीरें हैं और आज 2 जिलों का निरीक्षण करना है। यहाँ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करना है, लेकिन उससे पहले विधिवत पूजा पाठ करते, और ये तस्वीरें बेहद आम मानी जाती हैं, जगह यानी लोकेशन चेंज हो जाता है, लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो घटनाक्रम देख रहे हैं, ये दैनिक रूप से करते हैं सीएम। गायों को चारा खिलाना, गौशाला जाना और दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करना। तो ये दोनों चीजें कहीं पे भी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौका जरूर निकाल लेते हैं, दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं, ये अक्सर हमने देखा है। और उसी क्रम में तस्वीरें बलरामपुर से भी आई हैं, जहां पर गौशाला पहुंचकर गायों को चारा खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और इसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना है, जिस पर निकलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, गौशाला और दूसरी तरफ मंदिर में पूजा अर्चना। ये नया नहीं है, गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से भी ये तस्वीरें आती हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तभी भी ये तस्वीरें आम थीं, और आज मुख्यमंत्री हैं तो भी ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। और जहां कहीं पे भी हो, दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।